हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले इसका मीनिंग समझें। पहले आप ये समझें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से किस प्रोडक्ट को डिफाइन किया जा रहा है वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो इससे पहले अपनी दो अलग अलग क्लिप में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। एक प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से एक स्केलर क्वांटिटी को डेवलप करना और दूसरे प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से एक वेक्टर क्वांटिटी को डेवलप करना सिखाया गया है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाने वाला एक प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्रॉस करने के बाद आने वाले आउटकम के साथ किसी थर्ड क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। एक बात आप यहां पर ध्यान दें कि जब हम बी और सी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी और उस वेक्टर क्वांटिटी को जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी ए के साथ डॉट करेंगे तो फाइनल आउटकम हमें स्केलर क्वांटिटी के रूप में मिलेगा। यही वजह है कि इस प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से डिफाइन किया जा रहा है। ट्रिपल बोलने का अर्थ तीन वेक्टर का इन्वॉल्व होना है और स्केलर वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि जो फाइनल आउटकम हमें मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक बात यहां पर और बता देना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन में कि अगर आप इस प्रेजेंटेशन में इस ब्रैकेट को यूज न करें और अपने आउटकम को कुछ इस तरह से लिखें केवल बिना ब्रैकेट के, तो भी ये आउटकम मीनिंगफुल होगा। क्योंकि अगर थ्री क्वांटिटीज ए, बी और सी को यूज करके कुछ इस तरह से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो हम ये जानते हैं कि डॉट को पहले सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी बिना ब्रैकेट के भी ये प्रेजेंटेशन ब्रैकेट का सेंस दे रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो साइंस से जुड़ा हुआ है वो ये समझता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट को पहले सॉल्व कर दिया जाएगा तो आने वाली स्केलर क्वांटिटी को फिर इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। जब कभी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में किसी ब्रैकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक बात पर और ध्यान दें कि सिंबॉलिकली इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक ब्रैकेट में इन तीनों वेक्टर्स को प्रेजेंट करके भी शो किया जाता है। यानी कुछ इस तरह से एक ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख के भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि अगर आप एक ब्रैकेट में ए, बी, सी प्रेजेंट करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं तो इस प्रेजेंटेशन से इसे ओपन करते समय एक स्टूडेंट के मन में यह बात आ सकती है कि सर इसे देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉट कहां लगेगा और क्रॉस कहां। तो आप समझें कि ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है, इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप इसे ए डॉट बी क्रॉस सी के रूप में ओपन करें या आप इसे ए क्रॉस बी डॉट सी के रूप में ओपन करें तो दोनों ही स्थितियों में आने वाले आउटकम एक जैसे ही होंगे। ये सभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फीचर मैंने आपको बताए। ये बात आप समझें कि ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रेजेंटेशन में क्योंकि पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाना अंडरस्टूड है। इसके अलावा ब्रैकेट प्रेजेंटेशन में इसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक ब्रैकेट में आप तीनों वेक्टर्स को कॉमन नोटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। किसी डॉट और क्रॉस को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि डॉट और क्रॉस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। एक बार हम डिस्कस करेंगे कि ये सभी जो कंसेप्ट इस प्रोडक्ट में बताए जा रहे हैं ये कैसे वैलिड है, क्यों डॉट और क्रॉस की पोजीशन को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार के प्रोडक्ट में। इसी टॉपिक से हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान दें कि अगर हम बी और सी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है
कि हम बी और सी वेक्टर में से किसी एक को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर, और उस प्रोजेक्टेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यानी अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को बोर्ड में कुछ इस तरह से मैं प्रेजेंट करूं, इसे हम बी वेक्टर और इसे सी वेक्टर मान लें, तो B क्रॉस C को सॉल्व करने पर जिन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो दो वैल्यू होंगी इस वेक्टर C का लेंथ यहां से यहां तक, और B वेक्टर का जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बना है उसका लेंथ। यानी कि जब आप B क्रॉस C सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में आप इस C वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। यानी B क्रॉस C को सॉल्व करके आपने इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई किया। अब आप ध्यान दें कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लूं, इसकी एक साइड इस वेक्टर C के पैरेलल बना लूं और दूसरी साइड इस वेक्टर B के पैरेलल जनरेट करूं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप ये जानते हैं कि हमें इन्हीं दो लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी आप समझते हैं कि जब हम B क्रॉस C को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू इस पैरेललोग्राम जो B और C की हेल्प से बन रहा है के एरिया को प्रेजेंट करेगी। ये बात हम जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल को यहां से कट करके यहां पर अटैच कर दिया जाए तो ये ज्योमेट्री एक रेक्टेंगल ही बन जाएगी। सो अगर उस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ से दिया जा सकता है तो क्लियरली इस पैरेललोग्राम के एरिया को भी इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके पता लगाया जा सके। सो B क्रॉस C सॉल्व करके इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट होगा और उस एरिया के साथ जो वेक्टर एसोसिएट होगा, यहां पर आप ध्यान दें वेक्टर की बात इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो आउटकम एक वेक्टर आना चाहिए, और हम जानते हैं कि उस वेक्टर को B और C दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए राइट हैंड रूल हम पहले ही बता चुके हैं। सो अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को B वेक्टर की तरफ प्लेस करके अगर मैं C की तरफ कर्ल करूं तो B क्रॉस C सॉल्व करने पर मुझे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड एक डायरेक्शन मालूम चल जाएगी। यानी जब हम B क्रॉस C को सॉल्व करेंगे तो मैं आउटकम को इस पैरेललोग्राम के एरिया जिसे मैं स्मॉल a से प्रेजेंट कर रहा हूं और n कैप के टर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर आप ध्यान दें a मैंने इस पैरेललोग्राम के एरिया को कंसीडर किया है और n कैप के रूप में B क्रॉस C की डायरेक्शन में यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड एक वेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। अब आप ध्यान दें कि जब आप इस a n कैप वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करेंगे ए वेक्टर के साथ तो हमें ए वेक्टर और एन कैप को डॉट करने के लिए ए वेक्टर के कंपोनेंट को एन कैप की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा। आप जानते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते समय पहले वेक्टर के प्रोजेक्शन को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेना पड़ता है। सो अब अगर ए वेक्टर डॉट ए एन कैप को सॉल्व करके फाइनल आउटकम निकाला जाए तो क्या आउटकम मिलेगा एक बार आप समझें। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन में ए वेक्टर को भी इन्वॉल्व करूं तो किस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा आप एक बार समझें। हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है प्लेन पे और इस पैरेललोग्राम का एरिया ए कैलकुलेट हो चुका है और इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड यहां पर आप मान लें कि वो डायरेक्शन ये है जिसे हमने एन कैप से प्रेजेंट किया है। सो इस पैरेललोग्राम के एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर एन कैप हम देख पा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में। अब अगर ये ए वेक्टर इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर बनाई गई डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी ये ए वेक्टर इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर नहीं, ये इस पैरेललोग्राम के साथ कुछ एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है और इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जब आप ए वेक्टर को ए एन कैप से डॉट करेंगे तो फाइनल आउटकम के रूप में जो वैल्यू आपको मिलेगी आप उसे ध्यान से देखें, वो होगी ए। इसे न्यूमेरिकल नंबर के रूप में मैं बाहर ले रहा हूं
और अब हमें ए वेक्टर को एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। सो आप जानते हैं कि ए वेक्टर को एन कैप के साथ डॉट करने का अर्थ है ए वेक्टर का एन कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना। और ध्यान दें कि अगर ए वेक्टर को एन कैप के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए तो वो वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसा कि इस बोर्ड में हम देख पा रहे हैं। सो ए वेक्टर का एन कैप की डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड पार्ट कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। अगर मैं इस वैल्यू को h कह के डिफाइन करूं और यहां पर इसे h से प्रेजेंट करूं तो ये फाइनल आउटकम हमें a इंटू एच के रूप में मिलेगा। एक बार फिर आप समझ लें कि आपको a वेक्टर को a n कैप के साथ डॉट करना है। n कैप इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन किया गया यूनिट वेक्टर है, जबकि a इस पैरेललोग्राम का एरिया है। a वेक्टर एक अदर वेक्टर है जिसे हमने इस पैरेललोग्राम के प्लेन से 90 माइनस थीटा पर कंसीडर किया है और इसका एंगल इस n कैप के साथ हमने थीटा बनाया है। सो इस a वेक्टर का n कैप से जब हम डॉट करेंगे तो इसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट आउटकम के रूप में हमें मिलेगा वो n कैप के अलोंग प्रोजेक्टेड होगा और यहां पर मैं इसे h से प्रेजेंट कर रहा हूं, यानी ये फाइनल आउटकम a इंटू एच आया है। अब यहां पर ध्यान दें कि a से हम प्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम का एरिया और आपने इस एरिया वेक्टर को h से मल्टीप्लाई किया और आप जानते हैं h इस बनाए गए a वेक्टर के हेड से इस पैरेललोग्राम पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है। और यह बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इस पैरेललोग्राम के एरिया से इस परपेंडिकुलर हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनने वाले पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। सो क्लियरली समझें कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आप किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो यहां पर बिल्कुल क्लियर समझें कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर उन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से बने पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट होता है और जब आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किसी तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बनने वाले पैरेललोपाइप्ड जो कि उन तीनों वेक्टर को तीन साइड्स के रूप में कंसीडर कर रहा है का वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। सो किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर के बीच में किया जाता है उसकी हेल्प से किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर आपने a डॉट b क्रॉस c को सॉल्व किया तो आपको इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम मिला। यहां पर जिस पैरेललोपाइप्ड की मैं बात कर रहा हूं उसे आप कुछ ऐसा पैरेललोपाइप्ड समझ सकते हैं जिसका बेस ये पैरेललोग्राम है और जिसकी हाइट के रूप में इस a वेक्टर को कंसीडर किया गया है। यानी कि जब हम एक क्यूबॉइड की बात करते हैं तो उसके तीनों वेक्टर्स, तीन जो एजेस होती हैं एक पॉइंट पर मिलने वाली, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं। लेकिन जब हम किसी पैरेललोपाइप्ड की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी कॉर्नर से निकली हुई तीन एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। तो हम यही यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम a डॉट b क्रॉस c सॉल्व करते हैं तो किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो निकाला ही जा सकता है लेकिन किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी ऐसी जियोमेट्री का वॉल्यूम भी इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा जिसके किसी कॉर्नर पर बनने वाली तीन एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। अब यहां पर ध्यान दें कि a डॉट b क्रॉस c के रूप में हमने उस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जिसकी तीन साइड्स का रोल a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो अगर मैं इस सेकंड टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पर आपको a और b वेक्टर का पहले क्रॉस करना होगा, यानी इस बार आपको a और b साइड की हेल्प से पहले एक पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद c वेक्टर का जब आप उस एरिया के साथ डॉट करेंगे तो c वेक्टर इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना प्रोजेक्शन दे देगा। सो इस तरह से a क्रॉस b को पहले सॉल्व करने पर पहले हम a क्रॉस b यानी a और b वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया पता लगाएंगे। यहां पर ध्यान रखें उस एरिया के साथ
जो वेक्टर एसोसिएट होगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, और जब आप उस परपेंडिकुलर वेक्टर को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सी उस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अपना प्रोजेक्शन दे देगा। और आप समझ सकते हैं कि इस केस में भी आप उस पैरेललोपाइड का एरिया ही कैलकुलेट करेंगे जिसकी 3 साइड्स के रूप में आप ए, बी और सी को कंसीडर कर रहे हैं। यानी एक स्थिति में कुछ ऐसे समझ लें कि आपने इस फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करके इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके इस रूम के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया, और दूसरी स्थिति में आपने इस वॉल के एरिया को कैलकुलेट करके कमरे की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर भी आपने वॉल्यूम ही कैलकुलेट किया। तो समझने की कोशिश करें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस के बेस पे अगर हम डिस्कस करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी एक ऐसे पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है जिसके एक कॉर्नर से निकली 3 एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से दी जा रही है, और ए क्रॉस बी डॉट सी भी उसी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है जिसके लिए ये तीनों वेक्टर 3 एजेस का रोल प्ले कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि एक केस में आप फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करके हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे केस में आप वॉल का एरिया कैलकुलेट करके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस से भी हम समझ पाते हैं कि इन दोनों प्रेजेंटेशन को सिमिलर होना चाहिए। एक बात पे और ध्यान दें कि जब हमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करना होगा 3 वेक्टर्स के लिए, तो क्या प्रोसेस होगा एक बार आप उस पर डिस्कस करें। मान लीजिए 3 वेक्टर्स के रूप में हम 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 6i माइनस j प्लस k और i प्लस j माइनस 2k को ले रहे हैं। अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं पहले हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना होगा और फाइनली इस क्रॉस प्रोडक्ट को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के द्वारा फाइनल करना होगा। तो ध्यान दें कि हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है। यहां पर मैं वह डिटर्मिनेंट तैयार कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। उस डिटर्मिनेंट की पहली लाइन में आप आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर लिखेंगे। दूसरे रो में आप कोफिशिएंट लेंगे पहले वेक्टर के और फाइनली आप कोफिशिएंट लेंगे दूसरे वेक्टर के। सो कुछ इस तरह से इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाएगा। अब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले रिजल्ट को जब 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर से डॉट करेंगे तो आप जानते हैं कि i का j और k के साथ डॉट 0 होगा। सिमिलरली j का i और k का j और i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो इन सभी डॉट प्रोडक्ट को 0 कंसीडर करते हुए हमें केवल i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ डॉट करना है। सो अगर मैं सिमिलर वेक्टर्स i और i, j और j और k का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दें, ये बन जाएगा 2 into 1 यानी 2, 3 into 1 यानी 3 और 4 into 1 यानी 4। बाकी 2 लाइन अगर मैं इसी प्रकार से प्रेजेंट कर दूं तो कुछ इस तरह से हमें एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा जिसकी तीनों लाइंस कोफिशिएंट से बनी होंगी और इसे सॉल्व करके फाइनल आउटकम एक नंबर के रूप में हमें मिल जाएगा। एक बार देख लें, हम इसे पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। यह बनेगा 2 into 2 minus 1 और 3 के साथ आएगा -3, माइनस लिख रहा हूं क्योंकि ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मेथड से कर रहे हैं। तो ये बनेगा -12 - 1 और +4, ये बनेगा 6 + 1। एक बार फिर देख लें, 2 के साथ आएगा 2 - 1, -3 के साथ आएगा 6, 2 -12 - 1 और 4 के साथ आएगा 6 + 1, यानी फाइनली ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा +39 और इसे आप लिख सकते हैं 28 और फाइनल आउटकम होगा 69, यानी 69 यूनिट वॉल्यूम होगा उस पैरेललोपाइड का जिसके कॉर्नर से निकलने वाली 3 एजेस ये और ये होंगी। अब यहां पर आप समझें कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पहले और डॉट प्रोडक्ट को बाद में भी लगाते तो आपके फाइनल लाइन में आने वाला डिटर्मिनेंट यही होता। एक बार आप इस बात को समझें कि अगर डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट यूज किया होता आपने
तो पहले आप इन दो वेक्टर्स को क्रॉस करते और बनने वाले डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता। यहां पर मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें, ये बनेगा और फिर डॉट करना है आपको इसे i प्लस जे माइनस 2k वेक्टर के साथ। तो इस डॉट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको i और k को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लाइन में जो टर्म्स बनेंगे वो होंगे 1 1 और -2, और बाकी दो लाइंस 2 3 4 और 6 -1 1 ही होंगी। यानी कुछ इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होगा। अब यहां पर ध्यान दें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से हम ये जानते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए डिटर्मिनेंट की लाइंस को, रोज और कॉलम को शिफ्ट किया जा सकता है। यानी इस फर्स्ट रो को हम साइक्लाइजेशन को मेंटेन रखते हुए थर्ड रो के बाद शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर हम इस फर्स्ट रो को थर्ड रो के नीचे शिफ्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डिटर्मिनेंट सिमिलर ऐसा ही बन जाना चाहिए। सो चूंकि दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे ही बन जा रहे हैं तो इनका फाइनल आउटकम भी सिमिलर ही आएगा। यानी डॉट और क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यह बात हम मैथमेटिकली भी समझ पा रहे हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस में वॉल्यूम के फॉर्मूले के बेस पे भी इस बात को इजीली समझा जा सकता है। एक बात यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट डिटर्मिनेंट और वेक्टर के डॉट में कंफ्यूजन करता है। वो सोचता है कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया ऐसा। तो समझें कि आप इसे लिखने से पहले एक बार थिंक करें कि अगर आप इस वेक्टर को, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इस वेक्टर को प्रेजेंट करते तो इसका लुक क्या होता। आप ध्यान दें, आउटकम कुछ ऐसे लिखा जाता कि इन चारों नंबर्स से एक आउटकम आता, जिस नंबर के साथ आप i को लिख देते, ठीक उसी प्रकार इन चारों नंबर से एक आउटकम आता जिसके साथ आप j लिखते, और इन चारों नंबर से आने वाले आउटकम के साथ आप k लिखते। आप मान लीजिए कि मैंने वैसा लिख दिया है, और तब आप इन दोनों को जब प्रोडक्ट करते तो i के साथ जो कोफिशिएंट्स का एक वैल्यू आपने लिखा है वो इस 2 के साथ अटैच हो जाता और i.i 1 बन जाते। तो वही हमने यहां भी किया है। आप अगर ध्यान से देखें तो 2 के साथ हमने उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अटैच किया है जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बन रही है, और सिमिलरली j के एसोसिएटेड कोफिशिएंट को हमने 3 के साथ एसोसिएट किया है, और k के साथ लिखे जाने वाले कोफिशिएंट को हमने 4 के साथ एसोसिएट किया है। सो डायरेक्टली इस तरह से करने पर आप डबल कैलकुलेशन से बच सकते हैं। सो आपने फाइनली केवल एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आपका फाइनल आउटकम आया। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सभी बातें समझ लें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे गलत मीनिंग से न समझें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन से चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बी और सी की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो आपके आउटकम में एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा। चेंजेस वेक्टर्स में भी किए जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी को सॉल्व करने पर फाइनली इन तीनों के कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनता है। क्योंकि इनके कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनता है और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए रो या कॉलम को एक्सचेंज किया जा सकता है। सो वही एक्सचेंज जो डिटर्मिनेंट में किया जा सकता है आप इन वेक्टर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप इस ए वेक्टर को सबसे लास्ट पोजीशन देना चाहें तो आप इसे शिफ्ट करके बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और इनके बीच में डॉट और क्रॉस लगाने का फ्रीडम है आपको। आप जिस प्लेस पर डॉट लगाना चाहें और जिस प्लेस पर क्रॉस लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप बी को सबसे लास्ट पोजीशन देना चाहें साइक्लाइजेशन मेंटेन करते हुए तो इस वेक्टर को आप लिख पाएंगे सी ए बी, और इस केस में भी डॉट और क्रॉस लगाने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप किसी भी पोजीशन पे क्रॉस और किसी भी पोजीशन पे डॉट यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझा जा सकता है, और किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट का यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है उसे देखा जा सकता है। थैंक यू।